नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार की कमजोर शुरुआत, निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,500 के नीचे। भारतीय एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में नीचे, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट। बाजार में आज बिग स्टॉक्स का जलवा, अच्छे नतीजों से एलआईसी और मैक्स फाइनेंशियल्स में करीब 3 से 4% की बढ़ोतरी, साथ ही मजबूत रिजल्ट से कमेंस में खरीदारी कायम। उधर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलने से एयू बैंक करीब 2% ऊपर, सभी शेयर बाजार के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। डिफेंस शेयरों में लगातार तीसरे दिन दबाव, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। डिफेंस स्टॉक्स में 1.5 से 2% फिसले बीडीएल, गार्डन रीच, सोलार और मजगांव डॉक। वहीं फार्मा, आईटी और कैपिटल गुड्स में भी दबाव। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से भारतीय एयरटेल करीब 3% लुढ़का, बना निफ्टी का टॉप लूजर। करीब 1% इक्विटी ने बदले हाथ, लार्ज ट्रेड की वैल्यू करीब 12,847 करोड़ रुपए। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर एनटीटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट ने बेची हिस्सेदारी। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे बाजार को नहीं आए पसंद, शेयर करीब 7% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही कल नतीजों के बाद ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से पेज इंडस्ट्रीज करीब 4% फिसला। अच्छे रिजल्ट से जीआईसीआरई करीब 3% ऊपर। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ राजेश सातपुते और प्रकाश काबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे टाइटन के सीएफओ अशोक संथालिया जी से, उनके नंबर्स पर, मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी होंगे और टेक्नो फंडा नजरिए के लिए जेएम फाइनेंशियल के पीएमएस मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे हमारे साथ। एक नज़र मार्केट पर, एक स्टॉक जिस पर नजर जारी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, 8% नीचे अब ये स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, जीएसएल स्टेनलेस, कोफोज, ब्लू स्टार और भारती एयरटेल, यहाँ पर दिक्कत है। डिक्सन टेक, भारती एयरटेल अच्छे नंबर्स पर भी पिटता हुआ स्टॉक। डिवीज़ लैब्स, डिवीज़ में लगातार गिरावट रही है पिछले कई दिनों से नंबर्स के बाद से। सिर्फ एक एलआईसी और मैक्स हैं जो कुछ हद तक ग्रीन में हैं। उसके अलावा एयू बैंक और कमेंस अब वापस डे हाई को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको मूव्स दिखाई देंगे। वीरू? बिल्कुल अनुज, कल 2 जगह थोड़ी बहुत जो पुट राइटिंग थी भी, 24,500 हमने उस जोन को भी तोड़ा। अब हम डे लो पर, यानी अब आप 24,400 का जो पुट राइटर था थोड़ा सा, वो भी अगर आप देखें एग्जिट ढूंढता होगा, डेफिनेटली एग्जिट ढूंढ रहा होगा मार्केट से डे लो। चलिए अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। आशीष कयाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में। और डिफ़िकल्ट है ये बाज़ार, और होता क्या है कि एक ऐसा रिवर्सल का जब डे आता है ना, तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करने का भी मौका कम कर देता है, अगर आपके प्रीवियस डे शॉर्ट्स पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हो तो। अभी आप एक बैलेंस्ड अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स पर, आपके 2 ट्रेड्स। देखिए वीरू, बहुत ही सही है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर शार्प रैली आती है, कल के दिन जो हमने देखी शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी, और वापस से इक्वली इंटेंस सेल ऑफ वापस से देखा जा रहा है आज के दिन। तो ऐसे में पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी बाइंग की जा सकती है जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला जो स्टॉक होगा बाई साइड पे वो है पीवीआर आईनॉक्स। यहाँ पर इसने इट्स बकिंग द ट्रेंड एंड अपना ऊपर की ओर जा रहा है आज के दिन। कल के दिन भी अच्छा रुझान था, आज भी कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल रुझान पीवीआर आइनॉक्स का पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 1055 का लगाना होगा। टारगेट यहाँ से 1155 का देखा जा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है एफले इंडिया। यहाँ पर काफी अच्छा पैटर्न बनाया इसने, फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के दिन आता हुआ नजर आ रहा है। अपने 20 और 10 डीएमए से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है। तो एफले इंडिया पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 1915 का और टारगेट देख सकते हैं 2100 का। ओके, एप्पल इंडिया आपका 1975 पे एक बाय कॉल है। ये 2 ट्रेड्स के बाद चलते हैं अमोल के पास। अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मार्केट अभी भी थोड़ा सा वोलाटाइल है। एक कॉन्ट्राबेट के साथ जा रहा हूँ और एक ट्रेंड के साथ फॉलो कर रहा हूँ। तो टीएलएफ एक कॉन्ट्राबेट के लिए एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 760 के आसपास है, 815 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, 740 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक डिसेंट करेक्शन हुआ है। दूसरा,
200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है और एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल भी है। मुझे लगता है अगर मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होता है तो डीएलएफ में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा एसबीआई लाइफ के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 1860 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1950 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1820 का। अगर हम देखेंगे तो ये करेक्शन में स्टॉक इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है, रेंज में फंसा हुआ है, बट कंसोलिडेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे दिख के आ रहा है। मुझे लगता है अगर रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन आता है तो एसबीआई लाइफ में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, एसबीआई लाइफ 1857 पे ये कल के कुछ मजबूत शुमार था। मीन बैल निफ्टी डे लो क्या सेलिंग प्रेशर है जनाब, कुछ नहीं बच रहा और जहां खुला वहीं पे लग गया हाई। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे अब करीब करीब 55,282, यानी अब फिर रोटेट और जिसे कहते हैं ना, मीन घूमने का, भ्रमण करने का जो मौका था वो मिल रहा है आपको 100 EMA के आसपास फिर जाता हुआ प्रेशर है। हाँ, प्रकाश सर आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त के दो ट्रेड्स? एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो पहले शॉर्ट से शुरू करूंगा। वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पर वीकनेस है बिल्कुल, और ट्रेड करा है 118 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 120 का, ₹2 का। नियर टर्म टारगेट 115 के पॉसिबल है। अशोक लेलैंड शॉर्ट। स्टॉक जो ठीक नजर आता है मुझे वो है बंधन बैंक। लगता है जो सेटअप है 5-6 दिन से, लगता है इसमें रिसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, इसलिए ले रहा हूँ लॉन्ग। ट्रेड करा 168.25, स्टॉप रहेगा करीब 166.40, मतलब ₹2 का स्टॉक, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 173। बंधन बैंक। बंधन बैंक 168 पे आपका बाय कॉल। राजेश जी आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरा पहला पिक रहेगा एलआईसी इंश्योरेंस। एलआईसी इंश्योरेंस का अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। सो 910 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग के लिए एलआईसी इंश्योरेंस टारगेट होगा 940 प्लस का। सेकंड बाय कॉल रहेगा जो कल भी मैंने दिया था, दैट इज लुपिन। लुपिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कल एक जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम का रिवर्सल था, आज सुबह में कूल ऑफ हो रहा है। आई थिंक दिस शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा 1910 का और स्विंग का टारगेट रहेगा 1980 से लेके 2000। So LIC Insurance and Lupin, these are two buy calls. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ टाइटन के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट है। मुनाफे में 52%, आय में 25% की बढ़ोतरी है, मार्जिन में भी उछाल है। हमारे साथ टाइटन के CFO अशोक सोनथालिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा रहा क्वार्टर और आगे के लिए क्या आउटलुक रहेगा। अशोक जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, अब क्योंकि ये क्वार्टर के नंबर्स आपके काफ़ी अच्छे रहे, ज्वेलरी बिजनेस की बात करेंगे पहले, जो आपका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। इसके रेवेन्यू और मार्जिन पर आपको क्या अब विजिबिलिटी दिख रही है? आपका जो एक पहले आपने कहा था कि 15 से 20% का ग्रोथ आउटलुक था और 11 से 11.5% का मार्जिन आउटलुक था, कुछ चेंज है उसमें अब? उसमें कुछ खास चेंज नहीं है अनुज जी। 11 से 11.5% का मार्जिन गाइडेंस बरकरार है। गोल्ड प्राइस में काफ़ी वोलेटिलिटी है, सो मिड टीन ग्रोथ रेट तो लग रहा है। उससे बेटर कितना हो पाएगा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी है। आज का भी अगर आपने न्यूज़ पिकअप किया होगा कि बिटवीन global supply chain between Switzerland and US, again some tariff actions have happened and prices have jumped again. So this kind of environment is not very good for consumer sentiment. So वो थोड़ा सा concern एक है, but mid-teen growth तो हम जरूर कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन है, बहुत बार हमने देखा है कि एट द टाइम ऑफ फेस्टिव अच्छा, लाइक पिछले क्वार्टर में जो अक्षय तृतीया गया काफी अच्छा गया, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन था और फिर ठीक हुआ। तो देखते हैं कैसा होता है आगे। ओके, तो बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड प्राइसेस में आपने कहा काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन मोर और लेस ट्रेंड ऊपर का है, तो ऐसे में क्या लोग अब, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, क्या लोग और बाइंग कर रहे हैं कि कहीं और ऊपर ना चले जाएं गोल्ड के प्राइसेस? इससे इवेंचुअली क्या मतलब आपको फ़ायदा होता है, और क्या आप अपने आप को पूरी तरीके से हेज रखते हैं गोल्ड प्राइसेस की मूव्स को लेकर? सो टाइटन की तो पॉलिसी है कि गोल्ड के प्राइस पे हम रिस्क नहीं लेते हैं। हम उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके उससे मोस्टली अपना प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो पिछले 12, 15, 18 महीने में गोल्ड प्राइस में अनप्रेसिडेंटेड उछाल आया है, उसको लेके अब ये
कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि अब और आगे कितना ऊपर जाएगा, या हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो। लोग वेट करते हैं थोड़ा करेक्शन का, और करेक्शंस हो रहे हैं। एक एक दिन में $40, $50, एक महीने में $100-200 का ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोग कोशिश करते हैं थोड़ा टाइम करने का उसको, until unless it is very compulsory for them for the wedding or some festival or some occasion. इन्वेस्टमेंट एंड अडॉर्नमेंट लेड बाइंग हो रही है गोल्ड में, लेकिन बायर ग्रोथ नहीं है, विच इंडिकेट्स टू अस कि कंज्यूमर सेंटिमेंट म्यूटेड है फॉर गोल्ड। बिल्कुल सर, आपकी भाषा शैली से अशोक सर समझ में आ रहा है कि ऊंचे गोल्ड के दाम भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पर मैं जानना चाहूँगा सर अभी कि एग्जैक्टली ड्राइव क्या करेगा। देखिए इस प्राइस पे मिडिल क्लास आके बहुत शॉपिंग करे, गोल्ड बाय करे, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। तो आप वॉल्यूम कौन क्रिएट करेगा? बहुत ही प्रीमियम ज्वेलरी, या फिर एक विकल्प और है इस इंडस्ट्री के सामने, आपके सामने, कि आप जो मिक्सिंग है गोल्ड में वो बढ़ाएं, मतलब लोअर जो आपकी कैरेट्स होते हैं, भाई 24 था, फिर 22 आया, फिर 18, क्या लोअर जो मिक्सिंग स्टैंडर्ड के गोल्ड होते हैं उसमें ज्वेलरी का प्रचलन बढ़ेगा? क्या वो ड्राइव करेगा आगे के वॉल्यूम्स को? आप बहुत सही बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, और हम भी पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे और हम देख रहे हैं 18 कैरेट और 14 कैरेट का एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ गया है इंडियन ज्वेलरी में, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंगल रहता है, बट अब वो भी 14 और 18 और स्टडेड में तो 14 एंड 18 इज नाउ फुल्ली एक्सेप्टेबल। कहीं कहीं पे इवन 14 के नीचे का भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट वो अभी बहुत छोटा है, गिफ्ट सेगमेंट में है थोड़ा। 14 कैरेट के नीचे का भी गोल्ड का एक्सपेरिमेंट जो कैरेट लेन कर रहा है, बट 14 और 18 कैरेट लाइट ज्वेलरी, ऑल दीज आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग। अदर्स आर ऑल्सो परहैप्स ट्राइंग टू डू दैट, सो दैट अफोर्डेबिलिटी कस्टमर की बनी रहे और कस्टमर ज्वेलरी में इंटरेस्टेड रहे। ओके, ज्वेलरी से आता हूँ सर अब आपके वॉचेस सेगमेंट में। एंड योर प्रोडक्ट इनोवेशन इन वॉचेस बहुत ही शानदार। जलसा सर कैसा कर रहा है? और अनुज आपको मालूम है जलसा की प्राइसिंग क्या? 40 लाख। बट स्टिल आई मीन दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट इनोवेशन, है ना? प्रोडक्ट इनोवेशन है, मानना पड़ेगा। We are very proud of doing that creation. It was a limited edition watch, 10 watches, and all watches in a way have been shown interest, and we don't have anything further to kind of offer. So इसके पहले भी आपको याद होगा 2-3 महीने पहले हमने एक फर्स्ट जो तुर्बियों वॉच लाई थी, उसका भी 25-26 लाख के आसपास दाम था। वो तो और भी सिर्फ 4 वॉचेस बनाई थी हमने। वो भी हैं वॉच के पसंदीदा लोग जो इंडियन मेक वॉच में और बहुत ही क्वालिटी का क्राफ्ट्समैनशिप है ये सारी वॉचेस का। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इस तरह के ऑफरिंग पे भी। अच्छा, डमास्क का जो एक्विजिशन है ये किस वैल्यूएशन पर हो रहा है और इसका क्या लॉजिक है? ओके, सो दमास्क देखिए एक जीसीसी का बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड है, 100 इयर्स ओल्ड, बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांड है वहाँ पे। 6 जीसीसी कंट्री में उपस्थित है, और अभी तक दमास्क जो था वो अरब कस्टमर्स जो थे उनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट था, उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट था, बट वो साउथ ईस्ट एशियन इंडियन को भी सर्व कर रहे थे। लेकिन उस सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जीसीसी में हम भी प्रेजेंट हैं तनिष्क के थ्रू, तो साउथ ईस्ट एशियन एंड इंडियन डायस्पोरा जो है वो तनिष्क केटर करे, और दमास्क अपनी ऑफरिंग को शार्पन करे फॉर अरब कस्टमर्स। यूएई में काफ़ी ग्रोथ है, यूएई में उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट सऊदी अरेबिया इज़ अनदर मार्केट जहाँ पे वो प्रेजेंट हैं, बट काफ़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सऊदी काफ़ी हैं, और वहाँ पे ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड दूसरे भी और 3-4 कंट्रीज़ हैं वहाँ, साइज इज़ नॉट वेरी बिग, बट बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया serving Arab customer, Damas will be kind of working on, and to that extent अगले 12 महीने में ये सारा रीपिवेटिंग, थोड़ा सा रिटेल नेटवर्क का ये सब हम करेंगे, और उसके बाद और बैकएंड में और सर्टेन ऑपरेशनल एक्सीलेंस में हम काफ़ी सिनर्जी देख रहे हैं। टाइटन तनिष्क काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है उन प्रोसेसेस में और सोर्सिंग साइड में,
सो सब मिला के दोनों, एंड तनिष्क को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है जीसीसी में उनके रिटेल नेटवर्क में पार्टिसिपेट करके। सो ऑल इन ऑल काफ़ी हम उत्साहित हैं और काफ़ी वैल्यू क्रिएशन की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। और लक्ष्मण जी, काफ़ी समय से इसकी वेट हो रही थी, फाइनली आपके सोर्सेज कह रहे हैं कि आज वो कैबिनेट कंसिडर करेगी इस सब्सिडी घाटे के लिए, एलपीजी के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। बिल्कुल, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक में करीब 6 प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार विचार करेगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है उनमें से एक है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी पर जो अंडर रिकवरी हो रहा है, यानी जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने का। इसके लिए करीब 31,000 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर या फिर कहें कंपनसेशन के तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दे सकती है। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो एलपीजी सिलेंडर घरेलू बाजार में बेचती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एलपीजी की बिक्री से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुल मिलाकर करीब 40,500 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी का एस्टिमेट किया गया था। इसकी भरपाई करने के लिए पिछले दिनों आपको याद होगा सरकार ने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी, जिससे 32,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू आता। और उस जो रेवेन्यू आ रहा है उसको सरकार एलपीजी सब्सिडी के तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देगी। और ये जैसे कैबिनेट से अप्रूवल होगा उससे कुछ ही दिन बाद इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दे दिया जाएगा, ताकि एलपीजी सब्सिडी बेचने से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जा सके। तो आज कैबिनेट की बैठक 1 बजे दोपहर में होगी, 3 बजे के आसपास इसका औपचारिक ऐलान आप होता हुआ देख सकते हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक बड़ी खबर, अब कैबिनेट में आज इसको कंसिडर किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, बताइए इस समय इस मार्केट वॉलेटिलिटी में आप क्या कर रहे हैं? कहाँ पर आप इस समय एडिशन या डिलीशन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? अनुज जी, मार्केट की वॉलेटिलिटी तो एवरीडे रहती ही है और उसी का नाम इक्विटी मार्केट है। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट वॉलेटिलिटी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉलेटिलिटी वी शुड टेक इट एज अवर फ्रेंड। अगर उसको दोस्त बनाया जाएगा तो वो वॉलेटिलिटी हमें बेनिफिट कराएगी। और मार्केट के स्विंग्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस साइकिल शॉर्टर हो रही है, तो ये जो एजिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि वो भी ये नेसेसिटी है कि बिना एजिलिटी यू विल नॉट एबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट। So cycles are getting shorter and the response time is also getting reduced. So we need to adjust our portfolio quickly to align to the growth. So EMS sector हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और जैसे जैसे ये टैरिफ का जो नॉइज जो है और एक्चुअल भी जो टैरिफ का जो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे इंडिया को सेल्फ रिलायंस हमारे पे बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इंसेंटिव्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इंडिया कभी भी, अगर आप देखो हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो 1992 में भी जो प्रॉब्लम हुआ था और वहां से इंडिया बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर बाहर आया। तो क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी और ये टिपिंग पॉइंट है वेयर इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट एंड एवरी एजेंसी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया एफर्ट्स, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी रिलायंस बाहर की दुनिया से कम हो जाएगी। सो EMS इज क्लियरली वन बिग सेक्टर विच विल बेनिफिट। कंज्यूमर सेक्टर में हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ से थोड़ा इंप्रूवमेंट ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। सो दैट इज ए सेकंड सेक्टर। स्पेशलिटी केमिकल इज वन सेक्टर जहां पे हमें लग रहा है कि ग्रोथ विल कंटिन्यू। एंड फार्मास्यूटिकल ऑन ए वेरी सिलेक्ट बेसिस, जैसे हेल्थ केयर बिजनेस है, हॉस्पिटल बिजनेस है, डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस है, CDMO प्लेयर्स है, यहाँ पे टैरिफ की इम्पैक्ट कुछ होने वाली है नहीं। सो देयर आर मेनी पॉकेट्स वेयर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ। अगर आप निफ्टी के ओवरऑल निफ्टी बेसिस पे देखेंगे तो करीब 12% ऑफ द टोटल निफ्टी जहां पे यूएस का एक्सपोजर ज्यादा है, सॉफ्टवेयर को एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं, इसके अंदर फार्मा भी आ गया। हालांकि फार्मा पे अभी तक टैरिफ लगाया नहीं है, बट इवन इफ आई इंक्लूड दैट, रफली 12 to 13% ऑफ द निफ्टी जहां पे टैरिफ की इम्पैक्ट आ सकती है। बट 88% ऑफ निफ्टी पे टैरिफ की कोई इम्पैक्ट है नहीं। सो वी शुड नॉट बी अनड्यूली वरीड, अवॉइड द नॉइज एंड फोकस ऑन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग।
ओके, योर पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को उधर ले जाइए मत जहाँ पे टैरिफ की कंसर्न्स आए और वो कैपिटलाइज हों, उसका प्रभाव पड़े आपके पोर्टफोलियो में। एक बात और पूछूंगा आपसे मैं, ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हेल्थ केयर स्पेस, हॉस्पिटल स्टॉक्स। राजेश जी, आप इंश्योरेंस स्पेस को कैसे देखते हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? आपके पीएमएस में आप लोगों के पोर्टफोलियो में है क्या ये? इस बार प्राइस परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है, नंबर्स अच्छे रहे हैं, इंश्योरेंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? Insurance sector is also positive, but we have very limited exposure to insurance because there are many other growth opportunities. काफी दूसरे सेक्टर्स है जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा बड़ा है, तो इंश्योरेंस इज मोर लाइक सेक्युलर ट्रेंड, तो वहां पे भी हमारा सिलेक्ट एक्सपोजर है। लेकिन काफी दूसरी जो एनबीएफसी जो है, कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग जो है, सेकंड हैंड कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग जो है, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी एंड दूसरे सेक्टर में ग्रोथ बड़ा है। सो वी आर पॉजिटिव बट स्मॉल एक्सपोजर। बिल्कुल। तो इस समय अगर आप ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये सब देखें, इसमें आपने इसके बाद कोई अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट किए हैं क्या? इस समय ज़रूरत है थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को इन सब चीज़ों से ट्रम्प प्रूफ बनाने की, और कुछ उसमें आपने कदम उठाए क्या? हाँ जी, तो ये कदम आज का नहीं उठाया हमने बेसिकली जब भी ट्रम्प ने टेंट्रम चालू किया था फरवरी महीने में, तभी ही हमने स्टेप्स उठाना चालू कर दिया था। और 1 अप्रैल को एक्चुअली वी केम आउट विद अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एवरी पोर्टफोलियो वी डिड वल्नरेबिलिटी टेस्ट कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो में कितना परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो है और उसकी हर एक कंपनी का यूएस एक्सपोजर कितना है। तो एज ऑन दैट डेट हमने मार्च महीने में ही हमारे पूरा पोर्टफोलियो जो एनालाइज किया था, उसमें सिर्फ 2% ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसा था, ट्रिपल आईओपी एंड ट्रिपल ए बर्डिंग बिस्ट, हमारे 2 पोर्टफोलियो है जो मेन, दोनों पोर्टफोलियो में रफली लेस देन 3% ऑफ पर पोर्टफोलियो had a very high US exposure. So it was a very negligible. So we are, by and large, we are, Trump proof in terms of this tariff proof thing. Direct impact, indirect impact तो economy भी आएगी, तो definitely it can create adverse impact for every sector. लेकिन direct impact हमारे पास बहुत ही कम पोर्टफोलियो है जिसकी direct impact. ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। आगे बढ़ते हैं अब, और इस समय हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं, उनसे जानते हैं वो मार्केट में क्या कर रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगा भारती एयरटेल पर, जो आज निफ्टी का टॉप लूज़र है। प्रमोटर सेलिंग, मुझे डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है, पिछली बार बहुत बड़ी रैली के बाद जब प्रमोटर सेलिंग हुई थी, काफ़ी समय तक स्टॉक चला नहीं था उसके बाद। क्या इस बार मामला दूसरा होगा या फिर अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो सबसे पहले हमारा व्यू भारती पे पॉजिटिव है और डेफिनेटली आज जो सेलिंग है, जो ब्लॉक डील हुई है, वो मेरे हिसाब से एक बाय ऑन डिप की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाएगी, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप ये अर्निंग क्वार्टरली अर्निंग को देखेंगे तो जो ट्रेजेक्ट्री है ऑफ आरपूस वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और हमारा ये मानना है कि धीरे धीरे ये 250 रुपीज आरपूस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और जिसका क्लियर बेनिफिट टेलीकॉम कंपनीज को देखने को नजर आएगा, और खास तौर पर भारतीय एयरटेल को, जहां पर पे सब्सक्राइबर एडिशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात हमें जो इस क्वार्टर में काफी अच्छी लगी थी वो थी डेट टू एबिटा का जो लेवल है वो और कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गया, क्योंकि डेट रिडक्शन काफी स्ट्रांग हुआ है। तो इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल एक बहुत ही स्ट्रक्चरल स्टोरी है टू प्ले द एंटायर डेटा प्लस टेलीकॉम बिजनेस, एंड जिस तरह से आरपूस के अंदर में बहुत लंबे समय के बाद एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आ रही है, उसका क्लियर बेनिफिट है। तो मेरा मानना है 1820 की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारतीय एयरटेल में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के हिसाब से। ओके, दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में है, कमेंस इंडिया। शानदार नंबर्स, शुरू में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद वापस वन वे रैली यहाँ पर स्टॉक में। इस पर क्या व्यू होगा आपका आशीष? देखिए, तो सेलेक्टिवली हम काफी पॉजिटिव हैं पूरे जो कैपिटल गुड्स थीम के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर में, वहां पर पे क्यूमिंस ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाया, और हमने देखा भी कि अपने पीयर सेगमेंट में भी क्यूमिंस को जब हम कंपेयर कर रहे थे एबीबी सीमेंस के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं पिछले 2 क्वार्टर में एक बहुत ही अच्छी रेजिलियंस यहाँ पर पे देखने को नजर आई, और जो क्लियरली आपको प्राइस बिहेवियर में भी देखने को नजर आ रही है। जब एबीबी के अंदर में थोड़ा सा अभी जो ऑर्डर इनफ्लो आया या ऑर्डर हम जो ओवरऑल पोजिशनिंग देख रहे हैं उसमें एक थोड़ी डीग्रोथ देखने को नजर आई, बट वहीं क्यूमिंस के अंदर में यही
चीज पॉजिटिव साइड पे देखने को नजर आ रही है। तो उसके चलते हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये दोनों ही चीज क्यूमिंस के लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी। और हमें लगता है कि 4500 तक की एक अपसाइड भी क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो हमारा एक पॉजिटिव व्यू क्यूमिंस पे और सेलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग थीम पे बना हुआ है। ओके, कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पर जहां पर बेट ली जा सकती हो? जी, तो देखिए 2 थीम अनुज जिसकी हमने बहुत बार चर्चा भी की है। पहली है न्यू एज बिजनेसेस, जहां हमें लगता है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है। और ये जो लास्ट 1-2 क्वार्टर है उसके अंदर में हमने देखा है कि किस तरह से नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया। चाहे अगर से हम क्विक कॉमर्स सेगमेंट की बात करें, फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें, तो इटर्नल के अंदर में हमने देखा कि बॉटमिंग आउट होना शुरू हो चुका है मार्जिन का, और यहाँ से मार्जिन में अच्छा खासा एक इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो अब आपके फूड डिलीवरी बिजनेस से बड़ा हो चुका है, वहां पर पे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो हमें लगता है कि इटर्नल बाय ऑन डिप्स का एक कैंडिडेट रहेगा और स्ट्रक्चरली वेल प्लेस्ड है एक अच्छी ग्रोथ जर्नी के लिए। उसी तरह से जो डिलीवरी करके जो स्टॉक है वो हमें काफी पसंद है। हमने इसकी भी चर्चा काफी दिन से आपके शोज पे की है। हमें लगता है कि ये स्टॉक जिस तरह से ई कॉम एक्सप्रेस के एक्विजिशन के बाद मार्जिन में एक्सपेंशन आया और ये क्वार्टर में भी 6.5% का जो एबिटा लेवल है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी इंडिकेट करता है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी भी एक स्ट्रक्चरल टेलविंड के अंदर से के दौर से गुजर रही है। और इसके अलावा हमको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्पेस पसंद है। हमने इस पे भी समय समय पर सिरमा, एम्बर और डिक्सन जैसे स्टॉक्स की बात की। अब हमें लगता है कि खास तौर पे ट्रम्प टैरिफ के बाद जो एक चीज देखने को नजर आएगी वो आएगी इंडिजनाइजेशन का कंटेंट बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कि डिक्सन के अंदर में एक समय पे वैल्यू एडिशन का जो पोर्शन था वो 10-15% था, आज वही नंबर 40-45% तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे ये कंपनीज अपने वैल्यू एडिशन करते जाएंगे यहाँ पर पे मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। और क्योंकि अब मुझे लगता है ये जो टैरिफ है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसा की इवेंट हो चुका है जिसको हम कहेंगे एक्सीलरेटर के तौर पे काम करेगा, जो क्लियरली डिक्सन, सिरमा, एम्बर जैसी कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म टेलविंड क्रिएट करेगा। अच्छा आशीष, बहुत संक्षेप में अभी पोस्ट पॉलिसी आप लोगों ने बैंक्स को कैसे अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज किया, या फिर प्लेसमेंट आपकी पीएसयूज में और प्राइवेट बैंक्स में कैसी है, इस वक्त क्या ऐड किया, क्या डिलीट किया? नहीं, तो यहाँ पर वीरेंद्र आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और हम बहुत सेलेक्टिव रहे अपने पूरे प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक के सिलेक्शन में। तो अगर से आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में प्राइवेट बैंक में जो 2 स्टॉक बने रहे वो रहे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, और ये लंबे समय से बने रहे। और हमने ओवरऑल कोशिश की कि दूसरे जो प्राइवेट बैंक है उससे अभी थोड़ा इस समय पे दूरी बनाई रखी, क्योंकि हमारा ये मानना था कि जो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट के अंदर में चेंजेस देखने को नजर आ रहे हैं और जिस तरह से अभी क्रेडिट क्वालिटी के कंसर्न्स देखने को नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमें लगता है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये 2 ऐसे बैंक है जो बहुत वेल प्लेस्ड है इसी किसी भी अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए। प्लस जो वैल्यूएशन कंफर्ट है पूरे प्राइवेट बैंक में, हालांकि वो वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे पूरा प्राइवेट बैंक 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, बट ये 2 बैंक हमें एसेट क्वालिटी के टर्म में काफी अच्छे लगते हैं। और पीएसयू बैंक में भी हमने दो थीम के थ्रू इसको प्ले किया। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे हमें लगता है कि ये स्टॉक बिलो वन टाइम प्राइस टू बुक पे एक्स सब्सिडीज वैल्यूएशन के सामने, तो यहाँ पर पे एक वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छी है। दूसरा पीएसयू बैंक को प्ले करने के लिए हमने पीएसयू बैंक का ईटीएफ लिया रेदर देन बाइंग स्मॉलर पीएसयू बैंक्स। तो हमें लगता है इससे हम रिस्क को काफी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। ऑलराइट आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट अभी भी डे लो पर 24,476 पर। लेट्स सी कल के लो को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं हम। बैंक निफ्टी में भी प्रेशर है, मिड कैप में भी आज प्रेशर है। इस शो को यहीं समेटेंगे और उसके बाद शेयर और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।